नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल द PCM विजन में। आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 12 हिंदी कोर के सेकेंड टर्म के मॉडल पेपर सेट 5 के सॉल्यूशन को देखेंगे। इससे पहले हम लोगों ने हिंदी कोर के मॉडल पेपर सेट 1 से लेकर के सेट 4 तक के सॉल्यूशन को देख लिया था। अगर आपने 1 से लेकर के सेट 4 तक के सॉल्यूशन को नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप लोग वहां से इसे जाकर के देख सकते हैं। साथ ही साथ इस चैनल के माध्यम से हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, जियोग्राफी और अभी आपका हिंदी कोर का सभी के पूरे 500 सेटों का सॉल्यूशन को करा दिया गया है प्यारे बच्चों, और सभी के प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। अगर इनमें से कोई भी सब्जेक्ट आपका है तो सभी सेटों के सॉल्यूशन को आप यहां से देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के प्रश्नों को। पहला प्रश्न है बच्चों, निम्नलिखित पद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों का उत्तर लिखिए। यहाँ पे आपका पद्यांश दिया हुआ है, इसको पढ़कर के नीचे आपका 3 प्रश्न दिया हुआ है और तीनों प्रश्नों का उत्तर यहीं से आपको लिखना है। तो पहले हम लोग पद्यांश को पढ़कर समझ लेते हैं, उसके बाद इसके उत्तर को देखेंगे। ठीक है, तो देखिए, दिवसासन का समय मेघमय आसमान से उतर रही है, वह संध्या सुंदरी परिसी धीरे धीरे धीरे, तिलमिलांचल की चंचलता नहीं कहीं आभास, मधुर मधुर है दोनों उसके अधर, किंतु जरा गंभीर नहीं है उनमें हास विलास। तो ये हम लोगों ने पढ़ लिया प्यारे बच्चों, इसके उत्तर को देखते हैं और साथ साथ समझते जाते हैं। तो देखिए, आपका पहला प्रश्न है, आसमान से किसके उतरने की बात कही जा रही है? तो अभी हम लोगों ने पढ़ा किसके उतरने की बात कही जा रही है, वह संध्या सुंदरी सी परी सी। तो किसकी संध्या सुंदरी की उतरने की बात कही जा रही है? तो इसके उत्तर को हम लोग देखते हैं। तो देखिए, मैंने यहाँ पे उत्तर लिख दिया है प्यारे बच्चों। तो किसके उतरने की बात कही जा रही है? यहाँ आसमान से संध्या सुंदरी उतरने की बात कही जा रही है। उसके बाद देखिए, दूसरा प्रश्न है, कवि ने संध्या की तुलना किससे की है? तो किससे की है? कवि ने संध्या की तुलना परी अर्थात स्वर्ग की कन्या से की है। किससे की है? परी अर्थात परी जो स्वर्ग की कन्या ही होती है उससे की है। ठीक है, उसके बाद देखिए, तीसरा प्रश्न है आपका ग नंबर में, तिलमिलांचल की चंचलता का कहीं नहीं आभास का आशय स्पष्ट करना है। तो ये जो आप लोग वाक्य देख रहे हैं वो आपका कविता में था, इसका क्या कहना है, इससे क्या कहना चाह रहे कवि, इसका आशय स्पष्ट करना है। तो देखिए, तिमिरांचल की चंचलता का नहीं कहीं आभास का आशय यह है कि रात्रि काल में जीव जंतु के सब क्रियाकलाप बंद हो जाने से शांति छा जाती है। ठीक है, उसके बाद देखिए, इसके अथवा में आपका गद्यांश है प्यारे बच्चों, गद्यांश को आप लोग पढ़ लीजिएगा, ज्यादा हार्ड नहीं है, समझ जाइएगा। ठीक है ना, तो निम्नलिखित गद्यांश को पढ़ करके जो आपका दिया हुआ है गद्यांश वहां क्वेश्चन में, उसको पढ़ लेना है और यहाँ जो प्रश्न दिए हुए उसका उत्तर देना है। तो मैंने उसका उत्तर लिख दिया है। गद्यांश ज्यादा समझने वाली बात नहीं है, आप लोग समझ जाइएगा। आप लोग परीक्षा में गद्यांश को ही हल कीजिएगा, आसानी से हल कर लीजिएगा। ठीक है ना, तो देखिए, पहले हम लोग प्रश्न को देखते हैं। पहला प्रश्न है, जीवन में की कुंजी क्या है? तो जीवन की कुंजी क्या है? स्वास्थ्य है। क्या है? जीवन की कुंजी स्वास्थ्य है प्यारे बच्चों। उसके बाद देखिए, ख नंबर में है, स्वास्थ्य सभी जीवधारियों के लिए क्यों आवश्यक है? तो देखिए, क्योंकि स्वास्थ्य के बिना जीवधारियों की समस्त क्रियाएं प्रतिक्रियाएं रुक जाती है, शिथिल हो जाती है, मतलब पूरी तरह से रुक जाती है। ठीक है ना, जीवन को जल इसलिए भी कहा जाता है क्योंकि जीवधारियों की समस्त क्रियाएं प्रतिक्रियाएं इससे संचालित होती है। जिस प्रकार रुका हुआ जल सड़कर दुर्गंध युक्त हो जाते हैं, जैसे आप लोगों ने देखा होगा कहीं नली में जल रुक जाते हैं तो वहां से गमक क्या जाती है, जल सड़ जाते हैं। ठीक उसी प्रकार से शिथिल और कर्महीन जीवन में स्वास्थ्य खो जाता है। तो यही क्यों आवश्यक है स्वास्थ्य, वो मैंने आपको यहाँ पे बता दिया प्यारे बच्चों। स्वास्थ्य के बिना हम लोग कुछ कर नहीं सकते, हमारा जिंदगी रुक जाएगा। स्वास्थ्य खराब, एक दिन बुखार लग जाता है तो क्या सुतले रह जाते हैं। ठीक उसी प्रकार से समझ लो बात को। उसके बाद देखिए, ग नंबर में आपका प्रश्न है, कर्म का स्वास्थ्य से क्या संबंध है? तो देखिए, कर्म की नियंत्रणता से जीवन का स्वास्थ्य बना रहता है। तो क्या होती है? कर्म की नियंत्रणता से जीवन का स्वास्थ्य बना रहता है और इसके विपरीत कर्महीन जीवन से स्वास्थ्य खो जाता है। तो क्या होता है? इसके विपरीत कर्महीन से, कर्महीन मतलब कर्म नहीं करेंगे तो जीवन से क्या होता है? हीन का मतलब क्या होता है? नहीं। हीन का मतलब क्या होता है? नहीं है, कर्महीन। आप नहीं कहते हैं पैसाहीन, गधाहीन, तो गधाहीन नहीं, पैसाहीन, तो वहां नहीं रहता है। तो कर्म नहीं करेंगे तो क्या होगी? कर्म नहीं रहने से जीवन में स्वास्थ्य खो जाता है। उसके बाद देखिए, दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में से किन्हीं 2 प्रश्नों का उत्तर देखिए दीजिए। तो आपका वहां पे दिखाते प्रश्न, सारा प्रश्न देख लीजिए आप लोग। क नंबर में आपका है, मेरे प्रिय साहित्य, यह तो अथवा में है आपका विज्ञान वरदान के रूप में
विषय पर निबंध लिखिए। तो अगर आप क नंबर लिखते हैं प्यारे बच्चों तो ये 2 में से कोई एक लिख सकते हैं, और 3 में से यहाँ पे जो ख ग और घ दिया हुआ है इनमें से कोई एक लिख सकते हैं। ठीक है, तो इनमें से यहाँ पे आपका दो, अगर क नंबर का लिखता है तो दोनों नहीं लिखना है, दोनों लिखेगा तो फिर भी 5 नंबर मिलेगा। ठीक है ना, तो दोनों में से कोई एक लिख दीजिएगा। क नंबर का लिखते हैं निबंध, 5 नंबर मिल जाएगा। उसके बाद ख से भी आप लिख सकते हैं, या तो ग से लिखिए या तो घ से लिखिए, या तो आप का नहीं लिखना चाहते हैं तो ख ग घ इनमें से कोई भी 2 प्रश्नों का उत्तर आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो चलिए हम लोग मेरे प्रिय साहित्यकार से हम लोग निबंध को देख लेते हैं, उसके बाद हम लोग देखेंगे विज्ञान का वरदान रूप। ठीक है ना, तो देखिए यहाँ पे मेरे प्रिय साहित्यकार, इस प्रकार से आपको क्या करना है, हेडिंग दे लेना और अंडरलाइन करके ये बीचों बीच में लिखना है, कॉपी लाइन के बीचों बीच में। ठीक है ना, कि अच्छा बीचों बीच लिखने से अच्छा दिखता है। देखिए मेरे प्रिय साहित्यकार मुंशी प्रेमचंद्र। ठीक है ना, मुंशी प्रेमचंद्र है मेरे प्रिय साहित्यकार। तो आप कोई भी लिख सकते हैं। ठीक ना, जैसे आपका हो गया नीलोत्पल मृणाल हो गया, और भी जैसे महादेवी वर्मा हो गया। तो जो आपको अच्छा लगता है, जिसके बारे में आप जानते हैं उसी के बारे में लिखिएगा। ठीक है, मैं प्रेमचंद्र के बारे में बता देता हूं, यहाँ पे सभी कवियों के बारे में, यहाँ पे साहित्यकारों के बारे में लिखना संभव नहीं है। ठीक है, तो जो आप जानते हैं उसके बारे में लिख देना, जिसके जीवनी के बारे में जानते हैं, अच्छा से जानते हैं, उसके बारे में लिखना है। तो मैं यहाँ पे मुंशी प्रेमचंद्र के बारे में लिख रहा हूँ। देखिए मुंशी प्रेमचंद्र की दृष्टि से सब समान थे, वे दीन दुखियों की पक्षधार, कृषकों के मित्र, अन्याय के विरोधी अन्याय के विरोधी, शोषण के शत्रु और साहित्य के पुजारी थे। ठीक है, प्रेमचंद्र का जन्म कहां पे हुआ था, वाराणसी के निकट लम्ही गांव में 31 जुलाई 1880 ईस्वी को हुआ था। निरंतर साहित्य सेवा करते हुए भारत की मुक्ति के लिए प्रयत्नशील रखते हुए उपन्यास सम्राट प्रेमचंद भारत के स्वाधीनता होने से 10-11 वर्ष पहले 8 अक्टूबर 1936 को हमसे सदा के लिए विदा हो गई। तो इसकी जन्म को लिखिएगा, मृत्यु को लिखिएगा, किस प्रकार से उन्हें साहित्य में योगदान दिया उसको आपको यहाँ पे शॉर्ट में उसका परिचय लिखना है शुरू में। ठीक है ना, उसके बाद देखिए प्रेमचंद्र के पुत्र अमृत राय के शब्दों में, तो ये आप चाहें तो लिख सकते हैं प्यारे बच्चों, उसके पुत्र, ये लाइन आप चाहें तो लिख सकते हैं, उसके पुत्र ने क्या कहा है, मैंने लिख दिया। आप नहीं लिखना याद कर पाइएगा तो कोई बात नहीं, लिखिएगा तो फिर भी चलेगा। ठीक है ना, तो देखिए कि उन्होंने क्या शब्दों में क्या कहा है, क्या तो उनका हालिया हुआ था, घुटनों में जरा ही नीचे तक पहुंचने वाली मिल की धोती, उसके ऊपर गाढ़े का कुर्ता और पैर में बंदादार जूता, अनुकूल मिलाकर उस आप में देहकान ही कहते थे। गवैया भूच को जो अपनी गांव चला आ रहा है, जिसे कपड़ा देखकर कहते हैं गवैया बूच कपड़ा पहनने की तमीज नहीं, जिसे कपड़ा पहनने की तमीज नहीं, मतलब आप लोगों ने क्लास 8 या 9 में था प्यारे बच्चों कहानी को पढ़ा होगा। वो फोटो खिंचाने जाते हैं, महादेवी वर्मा ने शायद लिखा था इसी के ऊपर, कौन सा कवि थे याद नहीं है, लेकिन इसी के ऊपर लिखे थे। जब ये फोटो खिंचाने गए थे तो वह जूते उसका पूरा फटा था। लोग देखिए क्या करते हैं, फोटो खिंचाने के लिए जाते हैं तो दूसरे का मांग लेते हैं, ए भाई दे दो यार, चश्मा दे दो यार, ब्लेजर दे दो यार, मांग लेते कि नहीं कपड़ा फोटो खिंचाने के लिए। लेकिन उन्होंने क्या था, अपनी फोटो वही फटे हुए जूतों में ही खिंचाया था अपनी पत्नी के साथ। ठीक है ना, तो वही यहाँ पे और उसी तरह से उसके जीवन के बारे में मैंने आपको बता दिया है, इसको आप लोग पढ़ लीजिएगा। और देखिए यहाँ कथा साहित्य में उसका आगमन कैसे हुआ था, उन्हें साहित्यकार कैसे बने, पहला कहानी कैसे लिखा, उसके बारे में देखिए यहाँ पे मैंने लिख दिया है। इस प्रकार से अगर पॉइंट देख के अगर आप लिखते प्यारे बच्चों तो आपका पूरे 5 में से 5 नंबर मिल जाएगा। ठीक है ना, तो देखिए हिंदी कथा साहित्य में प्रेमचंद्र के आगमन से नए सिरे युग का सूत्रपात हुआ। उन्होंने हिंदी कथा साहित्य को नया आयाम दिया और उन्हें उसे अनंत विस्तारमय शिक्षितों का संसर्ग कराया। ठीक है, तो किस प्रकार से आयाम दिया और विस्तारमय शिक्षितों का संसर्ग कराया। अब विषय की विविधता को देखते हैं। देखिए प्रेमचंद्र के कथा साहित्य में विषय की विविधता है, मतलब विविध नहीं कहते, विविध मिसलेनियस वही है यहाँ पे। ठीक है, उसी वही मीनिंग यहाँ पे भी है। वे कहानी को मानव जीवन का चित्रण मानते हैं। मानव जीवन में विविधपूर्ण अथवा उनकी कहानियों और उपन्यासों में जीवन की विविध मार्मिक पक्षों का उद्घाटन हुआ है। उनमें कहीं और पर जीवन पे सामाजिक पक्ष उभार, कहीं आर्थिक, कहीं नैतिक, तो कहीं मनोवैज्ञानिक पक्ष दिखाया जाता है। ये इसकी कहानी के बारे में किस प्रकार से लिखे हैं वही मैंने यहाँ पे आपको बताया। उसके बाद अर्थार्थ चित्रण को आप लोग पढ़ लीजिएगा, ज्यादा हार्ड नहीं है। उसके बाद सतार्थ जीवन का मूल्य है,
इसको भी आप लोग लिखिएगा। इस प्रकार से लिखने से क्या होगा जानते हैं प्यारे बच्चों, आपका एक भी नंबर नहीं कटेगा। वो सिर्फ कुछ आप अंदर में कुछ लिखिए, आप इस तरह से हेडिंग दे दीजिएगा ना, खाली इसी को वो देखेंगे और आपको पूरा नंबर 5 में से 4 है तो 5 नंबर आपको दे देंगे, ठीक है ना। ये लिखना बहुत जरूरी है, इस प्रकार से लिखना बहुत जरूरी है। तो इसको आप लोग पढ़ लीजिएगा। यहाँ पे देश की संस्कृति पर आधारित दृष्टिकोण देख लेते हैं उसके। प्रेमचंद्र ने संपूर्ण रचनाएं भारतीयता के से ओतप्रोत थी, मतलब देखिएगा उन्होंने जो दो बेलों की कथा लिखी है उसको पढ़िएगा तो आपको लगेगा कि ये इन्होंने बहुत ही अच्छी कहानी लिखी है और वो हमारी स्वतंत्रता पर आधारित था, वो अंग्रेजों पर निशाना साध रहे थे, उस पर बैन कर दिया गया था वो किताब को, ठीक है ना। जब अंग्रेज लोग, देखिए उनके साहित्य में स्वतंत्रता पूर्व भारतीय परिवेश की जीती जागती झांकी प्रस्तुत हुई है। उसमें सामाजिक जीवन के विविध रूप तथा वह व्यापक दृश्य आज भी जयों के तयों बोलते से दिखाई देते हैं। गांधी जी ने देश के स्वाधीनता के लिए जिस प्रकार क्रांति की वकालत की थी उसे प्रेमचंद्र ने अपने साहित्य द्वारा विकसित किया। इस दृष्टि से प्रेमचंद्र कांतरी दृष्टा साहित्यकार कहे जा सकते हैं। वस्तुतः प्रेमचंद हमारे युग के साहित्य सुधार थे, ठीक है ना। तो देखिए उनकी प्रतिभा का पूर्ण आकलन कर पाना असंभव है, पर ये क्या हो जाता बार बार यार, और अधिक जगमगाए हैं। उनके द्वारा रचित कृतियों की मात्रा हिंदी साहित्य ही नहीं राष्ट्र की गौरव की प्रतीक है प्यारे बच्चों, ठीक है। तो ये मैंने बता दिया आपको प्रेमचंद्र पर। अब देखते हैं विज्ञान वरदान के रूप में। तो यहाँ पे विज्ञान वरदान के रूप में विज्ञान अभिश्राप के रूप में भी आपको लिखने को आ सकता है, ठीक है ना। तो विज्ञान के यहाँ पे सिर्फ फायदा लिखना है, विज्ञान का घाटा नहीं लिख देना है, ठीक है। विज्ञान वरदान के रूप में लिखना है, फायदा के रूप में लिखना है, विज्ञान का क्या महत्व है फायदा के रूप में उसको लिखना है। अरे अभिश्राप के रूप में लाए तो विज्ञान से क्या क्या हानियां हुई है उसके बारे में लिखना है। तो देखिए पहले बच्चों, आज विज्ञान को उसकी महत्व को उसकी उपादेयता को नकारा नहीं जा सकता है, चाहे वह घर का रसोई घर हो या अन्य स्थान। विज्ञान के चमत्कार तथा प्रभाव स्पष्ट रूप से परिलक्षित है। प्रकृति पर विज्ञान की विजय यह एक किंवदंती नहीं है, यह एक प्रत्यक्ष सत्य है। चंद्रमा पर मनुष्य का अभियान, ट्यूब, बेबी रॉकेट, अणुबम आदि विज्ञान की उत्कृष्ट देन है। सैकड़ों हजारों मील लंबी दूरियां भी मनुष्य पैदल तय करता है, ठीक है ना। आज वायुयान के सहारे हम लंबी दूरियां मनुष्य कुछ घंटों में भारत से लंदन, मतलब जहाज के सहारे हम लोग क्या करते थे, कुछ घंटे में भारत से लंदन पहुंच जाते हैं। कभी चंद्रमा की यात्रा की बात कोरी कल्पना समझी जाती थी कि मतलब वहां पे हम लोग जा नहीं सकते हैं, परंतु जब कुछ भी मानव चंद्रमा की सतह पर पहली बार उतरे तो संपूर्ण विश्व दांतों तले उंगलियां दबाकर रह गया। आज जीवन का कोई भी पक्ष ऐसा नहीं है जहां विज्ञान की किरणें नहीं दिखाई देती है। कलम लिखते हैं प्यारे बच्चों तो वो भी विज्ञान है, कॉपी का यूज करते हैं वो भी विज्ञान है, यहाँ पे आप सुन रहे हैं वो भी विज्ञान है। हर जगह हम विज्ञान से आसपास विज्ञान से घिर चुके हैं, ठीक है ना, आसपास घिर चुके हैं विज्ञान से। उसके बाद देखिए यहाँ पे हमारे विज्ञान के वरदान सिद्ध हुआ है, इसकी विविधता जीवन के हर क्षेत्र में सिद्ध हुआ है। क्षण क्षण पल पल हम विज्ञान के चमत्कारों का नजारा देखते हैं, संबंधित कहानियां सुनते हैं। कुछ महत्वपूर्ण उपलब्धियों का ज्ञान प्राप्त करके हम उसके महत्व की उपोदयता का सहज अनुभव कर सकते हैं। विज्ञान के अद्भुत चमत्कारों ने एक नई क्रांति पैदा कर दी है, एक नया अध्याय जोड़ दिया है। तो यहाँ पे विज्ञान के फायदा मैंने आपको बता दिया प्यारे बच्चों, इसको आप लोग पढ़ लीजिएगा। वीडियो को यहाँ पे रोकिए, इसको पढ़िए। निबंध को ज्यादा हार्ड नहीं, आप समझ सकते हैं निबंध को, ठीक है ना। आपने दैविक जीवन विज्ञान से क्या फायदा हुआ है उसको यहाँ पे लिखना है, किस प्रकार से यूज कर रहे हैं उसको यहाँ पे लिखना है, ठीक है ना। तो वीडियो को आप लोग रोकिए, पढ़िए, ठीक। उसके बाद फिर से देखिए यहाँ पे रोकिए वीडियो को, उसको पढ़िए, समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। उसके बाद देखिए अब हम लोग पत्र पर आते हैं। ये पत्र बहुत ही आसान लिखना है, किसी के पास भी पत्र आपको लिखने को दिया जा सकता है और जो समस्या दिया जाएगा उस समस्या को अच्छा से आपको वर्णन कर देना है, ठीक है ना। तो देखिए ख नंबर में है, अपने गांव में कोरोना जांच कैंप लगवाने हेतु संबंधित अधिकारी को एक पत्र लिखिए। बहुत ही वीवीआई है, यही सेम टू सेम आपका क्वेश्चन आ सकता है, ठीक ना। तो इसकी जगह पर यह भी आ सकता है कि कोरोना की वैक्सीन की कैंप लगवाने हेतु एक स्वास्थ्य अधिकारी को एक पत्र लिखिए, ठीक है। तो कोई भी आ सकता है, सिर्फ आपको तरीका मालूम होना चाहिए, आराम से लिख लीजिएगा। तो यहाँ पे आप सेवा में लिखिएगा स्वास्थ्य पदाधिकारी, जहां आपको लिख सकते हैं जो भी जगह का नाम लिख दीजिएगा, पदाधिकारी बोकारो, ठीक है। उसके बाद विषय लिखिएगा, विषय यहाँ पे कोरोना की वैक्सीन कैंप लगवाने हेतु या तो कोरोना की जांच कैंप
कैंप लगवाने हेतु। ठीक है, इसे लिख दीजिएगा महोदय, ये सब में लिखते हैं। फिर यहाँ पे लिखिए सविनय निवेदन है कि यहाँ पे जो समस्या है कि मेरा गांव बोकारो जिले के अति सुदूर क्षेत्र में है अवस्थित है। ठीक है ना, यह गांव को घर कोरोना के लक्षण वाले मरीजों से मिल रहे हैं, किंतु जांच के अभाव में साबित नहीं होता है कि वह मरीज कोरोना संक्रमित है या नहीं। वे लोग गांव में घूमते हुए नजर आते हैं, इससे आशंका बनी रहती है पूरा गांव कोरोना संक्रमित ना हो जाए। अतः आपसे अनुरोध है कि शीघ्र इस गांव में कोरोना जांच शिविर लगाया जाए ताकि अधिक से अधिक लोगों की जांच हो सके और कोरोना संक्रमण की दर को रोका जा सके। उसके बाद यहाँ पे सब धन्यवाद लिख लीजिएगा, यहाँ पे डेट लिखिएगा और ये भवदीय जो अपना यहाँ पे बार बार बोल रहा हूँ, ये यहाँ प्रिंट नहीं हो रहा अच्छा से, भवदीय लिखिएगा। ठीक ना, भवदीय या तो आपका विश्वासी, ठीक है, आपका विश्वासी लिखिएगा यहाँ पे, या तो भवदीय, नीचे नाम अपना लिख दीजिएगा और अपना यहाँ पे बगल में अपना गांव का नाम लिख दीजिएगा। ठीक है, इस प्रकार से लिखिएगा, आपको 5 नंबर मिल जाएगा। उसके बाद देखिए ग नंबर का प्रश्न है, समाचार लेखन के लिए आवश्यक तत्वों का वर्णन करें। मतलब समाचार पत्र को लिखते हैं तो क्या क्या तत्व आवश्यक है उसके बारे में यहाँ पे आपको वर्णन करना है प्यारे बच्चों, उसी के ऊपर निबंध एक तरह से लिखना है। ठीक है ना, तो देखिए समाचार पत्र के प्रमुख तत्व नवीनता, निकटता, प्रभाव, जन रुचि, टकराव, महत्वपूर्ण लोग, उपयोगी जानकारियां, विश्लेषण, पाठक वर्ग, निश्चितगत ढांचा शामिल है। किसी घटना के विचार समस्या के समाचार बनने की संभावना तब और बढ़ जाती है जब उपयुक्त तत्वों में से कुछ या सभी तत्व शामिल हो। तो कौन कौन से तत्व हैं? देखिए नवीनता, किसी घटना के विचार और समस्या का समाचार बनाने के लिए यह आवश्यक है कि वह नया और ताजा हो। पुराना समाचार को पुराना खबर को हम लोग समाचार पत्र में छापेंगे तो कोई आपका समाचार पत्र नहीं खरीदने वाला है, और अगर न्यूज चैनल में दिखाते तो कोई भी नहीं देखने वाला है। तो क्या होनी चाहिए? नवीन होनी चाहिए और नया होना चाहिए आपकी जो खबर है। ठीक है ना, अभी इसका देखिए समाचार पत्र के संबंध में नवीनता अभिप्राय उस समसामयिक अथवा सामान्यकुल होना जरूरी है। उसके बाद देखिए दूसरा निकटता, यह सामान्य सी बात है कि सबसे निकट के लोग, वस्तु या घटना से ही मनुष्य का विशेष लगाव होता है। अथवा मतलब देखते नहीं आपके डिस्ट्रिक्ट क्या घटना, देश विदेश का जान करके उतना रुचि नहीं रहता है लोगों के, आपके आस बगल में क्या घटा उसी के बारे में लिखना जरूरी है। तो निकटता इसी प्रकार से सबसे ज्यादा आवश्यक हो जाता है। ठीक है, निकटता देख लिया आप लोगों ने। उसके बाद देखिए प्रभाव रहना जरूरी है किसी भी खबर का। किसी घटना से जितना अधिक लोग प्रभावित होंगे उससे समाचार बनाने की संभावना उतनी ही अधिक होंगी। जैसे देखा मतलब सभी से जुड़ी हुई खबर को छापने से आपके समाचार पत्र ज्यादा प्रभावी होंगे और ज्यादा बिकेंगे और ज्यादा लोग पढ़ेंगे, तभी तो पढ़ेंगे। एक आदमी से जुड़ा लिख देंगे कि फलना के लिए यह काम बंद, तो वो उसी से रिलेटेड है। तो लिखिएगा कि कोरोना वायरस पूरे गांव में फैला, तो सभी गांव वाले सतर्क हो जाएंगे। तो सभी गांव वाले के, तो आप लिख सकते हैं कि मोदी ने पंचायत सेवक ने यह योजना लागू किया, ब्लॉक स्तर पर यह योजना लागू हुआ, तो सभी ब्लॉक के लोग खरीदेंगे। तो वही आपकी जो प्रभाव है अच्छे होने चाहिए। जन रुचि होनी चाहिए, अच्छा इतना अच्छा लिखना है क्या, जन रुचि होनी चाहिए, सबकी रुचि होनी चाहिए उस समाचार में। ठीक है ना। उसके बाद देखिए पाठक वर्ग, साधारणतः प्रत्येक समाचार संगठन, दूरदर्शन चैनल या रेडियो आदि के खास वर्ग को पाठक, दर्शक या श्रोता होते हैं। समाचार माध्यम समाचारों का चयन करते समय अपने पाठकों, दर्शकों और श्रोताओं की रुचियों का खास ख्याल रखना चाहिए। मतलब क्या लोग देखना पसंद करते हैं वो आपको यहाँ पे ख्याल रखना पड़ेगा। तो इस प्रकार से ये आपके क्या थे प्यारे बच्चों, लेखन के आवश्यक तत्व थे जिसका वर्णन मैंने यहाँ पे कर दिया, इसको आप लोग पढ़ लीजिएगा। ठीक है। उसके बाद देखिए 3 नंबर में है निम्नलिखित के में से किसी एक काव्य संदर्भ को लिखिए। तो यहाँ पे 3 नंबर में 2 काव्य संदर्भ दिए, 2 आपकी कविता दी है, काव्यांश दिए प्यारे बच्चों, जो आपके बुक से ही, और यहाँ पे हल्का सा दिया हुआ है, उसके बारे में आपको यहाँ पे डिटेल में लिखना है। तो दोनों काव्य को देख लेते हैं। क नंबर में आपका है, जिन बहु शीर्ण शरीर तुझे बुलाता कृषक अधीर, ये विलाप के वीर है, चूस लिया है उसका सार, हाड़ मास या मात्र ही है आधार, ये जीवन के परवार। तो इतना आपको दे दिया गया है और यहीं से आपको इसका उत्तर, इसका काव्य सुंदर को लिखना है, क्या आशय है इसका, इसमें क्या प्रयोग किया गया है, कैसी रस, कैसा अलंकार, उसके बारे में बताना है। ठीक है। देखिए कविता के इस अंश में कवि कृषकों की दयनीय स्थिति एवं पीड़ा का चित्रण करते हुए बादल रूपी क्रांतिवीर आह्वान किया है। चूंकि किसानों की जीवन बादल पर निर्भर है, इसलिए अपनी कमजोर बाहों तथा दुर्बल शरीर से यह अधीर किसान बादल के आमंत्रित करते हैं। पूंजीपतियों के शोषण से वे हड्डियों की ढांचा मात्र रह गए हैं, उनके शोषण से ने किसानों के जीवन का सारा रस चूस लिया है।
उन्हें प्राणहीन बना दिया है। ऐसे में उनके जीवन में खुशियों का सागर बादल ही ला सकता है। इसलिए कवि बादल के रूप में क्रांति की कामना करता है, ताकि किसानों जैसे आम आदमियों के जीवन से शोषण चक्र समाप्त हो और उन्हें नया जीवन मिले। तो देख लीजिए प्यारे बच्चों, ये था आपका। उसके बाद देखिए ख नंबर में आपका प्रश्न है। इन जो ख नंबर का पंक्ति था उसका मैं यहाँ पे उसका डायरेक्ट आंसर आपको यहाँ पे बता देता हूँ, उसको आप लोग पढ़ लीजिएगा, ठीक है ना। देखिए इन पत्तियों में राम विलाप मनोविचित वर्णन बहुत ही स्वाभाविक है। भाषा अच्छी है, छंद चौपाई है। कैसा चौपाई? छंद चौपाई है। रस व करुण है, अनुप्रास अलंकार है। तो कौन सा अलंकार है? अनुप्रास अलंकार है। उसके बाद देखिए 4 नंबर का प्रश्न है, किन्हीं 2 प्रश्नों का उत्तर दिए, 3 है, इनमें से 2 प्रश्नों का उत्तर आपको लिखना है। तो तीनों प्रश्नों का उत्तर मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ, ठीक है ना। तो देखिए यह स्थिर सुख पर दुख की छाया पंक्ति में दुख की छाया किसे कहा गया है और क्यों कहा गया है, ठीक है ना। तो देखिए यह स्थिर सुख पर दुख की छाया पंक्ति में दुख की छाया क्रांति का आकाश को कहा गया है। जिनके पास सुख की साधन होते हैं वे क्रांति से सदैव डरते रहते हैं। क्रांति उनका ही तो कुछ छीनेगी, कुछ उनका ही तो कुछ छीनेगी जिन पर कुछ है। अतः सुविधा संपन्न लोग सुख अस्थिर होता है और क्रांति की संभावना उनको सदैव भयभीत करती रहती है। इस प्रकार इसे दुख की छाया कहा गया है, ठीक है। उसके बाद ख नंबर में देखिए, तो ख नंबर में पेट की आग समन ईश्वर राम भक्ति का मेघ ही कर सकता है। तुलसी यह काव्य सत्य क्या इस समय का युग, इस समय का भी युग सत्य है? तर्कपूर्ण उत्तर दीजिए। तो इसका उत्तर मैंने यहाँ पे लिख दिया है, इसको आप लोग पढ़ लीजिएगा, ठीक है। ज्यादा हार्ड नहीं है, सारा मैंने लिख दिया है, ठीक है। और यहाँ पे भी कुछ है, इसको भी आप लोग पढ़ लीजिएगा। इतना लिखिएगा तभी आपको 3 नंबर मिलने वाला है, ठीक है। तो दोनों आप लोग क्या कीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको पढ़ लीजिए, ठीक है। तो अब देखिए ग नंबर में क्या प्रश्न है। शायर राखी के लच्छे को बिजली की चमक की तरह कहकर क्या भाव व्यजित करना चाहता है? तो देखिए कवि राखी के लच्छों की बिजली की चमक समान बताया है, जिसके माध्यम से वह कहना चाहता है कि बहनें अपने भाइयों की कलाई को सजाने के लिए रंग बिरंगी राखी खरीदती है। उसके बाद देखिए 5वां प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से किन्हीं 2 प्रश्नों का उत्तर देना है। यहाँ पे 3 प्रश्न है, उनमें से 2 प्रश्नों का उत्तर देना है। तो देखिए पहला प्रश्न है, जीजी ने इंद्रसेन पर पानी फेंके जाने को किस तरह से सही ठहराया? तो ये प्रश्न आपका सेट नंबर 4 में था प्यारे बच्चों। सेट नंबर 4 के 5 का क में सेम टू सेम यही प्रश्न था, वहां पे मैंने उत्तर बता दिया है। आप लोग को डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है सेट 4, अगर आपने नहीं देखा है तो देखिए, वहां से आपके वही उत्तर यहाँ पे भी होगा, ठीक है ना। तो आप लोग उसे देख लीजिएगा, प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, थोड़ा स्क्रॉल कीजिए, आप मिल जाएगा लिंक, ठीक है ना। तो चैनल से भी आप देख सकते हैं। ख नंबर में देखिए, कहानी के किस किस मोड़ पर लुट्टन के जीवन की क्या परिवर्तन आए हैं? तो देखिए लुट्टन 9 वर्ष की उम्र से में ही अनाथ हो गया। उसका पालन पोषण उसकी विधवा सास ने किया। जीवन के इस मोड़ पर लुट्टन को धरो श्वसन दूध पीते हुए कसरत किया और सुडौल बलशाली शरीर पाया। श्यामनगर के दंगल में उसने चांद सिंह को पछाड़ा, राज पहलवान बना। 15 वर्ष बाद जब राजा साहब की जगह राजकुमार की व्यवस्था संभाली तो उसे दरबार से छुट्टी मिल गई। वह गांव लौट आया था। गांव वालों ने उसने तथा दोनों पुत्रों की भरण पोषण की दायित्व लिया। वह ग्रामीण युवकों की पहलवानी सिखाने लगा। बाद में अखाड़ा बंद हो गया और उसके दोनों पुत्र मजदूरी करने लगे। गांव में फैली मलेरिया और हैजे ने पहले दोनों पुत्रों तथा 4-5 दिन बाद लुट्टन पहलवान का अंत कर दिया, ठीक है। उसके बाद देखिए तीसरा प्रश्न है आपका, जाति प्रथा भारतीय समाज में बेरोजगारी व भुखमरी का भी एक कारण है, कैसे बनती है यह? क्या वह स्थिति आज भी है? उसके बारे में यहाँ पे आपको लिखना है। तो देखिए जाति प्रथा मतलब ये बांट नहीं देते, ये जाति का वो जाति का है, मंडल है, कोई तुरी है तो कोई कुम्हार है, कोई आदव है, गुवार है, ठीक है ना, गुवार नहीं आदव ही, ठीक है। देखिए जाति प्रथा मनुष्यों के पेशे के जन्म पर पूर्व निर्धारित कर देती है। प्रतिकूल परिस्थितियों में भी उसे पेशा परिवर्तन की आजादी नहीं मिलती है। इससे बेरोजगारी उत्पन्न होती है और भुखमरी की स्थिति आती है। आज जाति प्रथा का बंधन बहुत ही ढीले होते जा रहे हैं। लोग पैतृक पैसा को छोड़ अपनी रुचि, क्षमता एवं प्रशिक्षण के आधार पर अन्य पैसा अपना रहे हैं। अतः जाति प्रथा
कि पुरानी स्थिति आज भी है। तो ऐसा ही स्थिति आज भी है जो पहले था, ठीक है ना। उसके बाद देखिए, आनंद आदब अथवा फिराक गोखरी की किन्हीं दो रचनाओं का नाम लिखना है। तो पहले हम लोग आनंद आदब के दो रचना यहाँ पे मैंने लिख दिया है। देखिए पहला रचना इसका क्या है, एक रचना या बहुत रचना है, मैंने यहाँ दो रचना लिख दिया है। तो झोभी है और क्या है, नगरनी फिराक, ठीक है। अब गोरखपुरी का देखिए यहाँ पे झूले नगाम नगमा और रंग ये शायरी, इसके दो मैंने यहाँ पे लिख दिया। तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपका, इसमें बहुत ही आसानी से नंबर उठ जाता है। इसको सारा पांचों सेट का जो 10 है 10-20 है, इससे आप लोग याद कर लीजिएगा कौन किसका है, ठीक है ना। उसके बाद देखिए, झूठ कहानी के आधार पर शिक्षक सौदेगर के अध्यापन में उन विशेषताओं को रेखांकित कीजिए जिसने कविता के प्रति लेखक के मन में रुचि जगाई। तो इसके आंसर को देखिए प्यारे बच्चों, मराठी भाषा के अध्यापक श्री सोंदलेंगकर का कविता पढ़ने का ढंग लेखक को प्रभावित करता है। कविता पढ़ाते समय वे स्वयं रम जाते हैं। वे अपने सुरीली गले, छंद की बढ़िया चाल के साथ पहले गायन करते हैं, फिर अभिनय के साथ कविता भाव ग्रहण कराते हैं। पुरानी नई मराठी कविताओं तथा अंग्रेजी कविताओं को सुनकर वे कविता के छंद, लय, ताल, गति बोध कराते हैं। वे कवि असवंत, बोकर, भारा, तांबे, गिरीश, केशव कुमार आदि कवियों के अपनी मुलाकात को स्मरण भी सुनाते थे। श्री संगलेकर स्वयं को अपनी रचनाओं की कक्षा में सुनाते थे, अपनी जो वे लिखते थे उसको भी सुनाते थे बच्चों। उनकी एक कविता जो दरवाजे पर छाई मालती की बेल पर थी, उसको लगा कि कवि की हाड़ मांस की मनुष्य होता है, अलौकिक नहीं। उसे सुनकर लेखक लगने लगा कि वह अपने परिवेश को कविता के माध्यम से चित्रित कर सकता है। कक्षा के बाहर अपने घर पर भी रात को समय में जब लेखक अपनी रचना को लेकर अब उनके पास पहुंचता तो उसे शाबाशी देती। कविता सशस्त्र अलंकार, सयुद्ध भाषा प्रयोग, शुद्ध भाषा प्रयोग, संस्कृत शब्दों के प्रयोग आदि के संबंध में लेखक का निर्देशन करते। इस प्रकार लेखक कवि बनने में श्री सोंदलेंगर का विशेष योगदान है। उसके बाद इसके अथवा में प्रश्न प्यारे बच्चों, एने फ्रैंक के परिवार के डर के कारणों का उल्लेख करें। तो ये जो क्वेश्चन है सेम टू सेम है आपका सेट 2 के प्रश्न संख्या 7 के अथवा में। तो दोनों क्वेश्चन आपका सेम है प्यारे बच्चों। उसका ये बहुत ही जो रिपीट हो रहा है, बहुत ही ज्यादा क्वेश्चन आपका रिपीट हो रहा है, ठीक है ना। तो वही प्रश्न बोर्ड एग्जाम में आने वाले हैं, ठीक है। तो इसको आप लोग अच्छे से पढ़िए और मॉडल पेपर से ही आपका बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे। तो वहां से आप लोग सेट 2 का सॉल्यूशन को देख लीजिए, डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक दिया हुआ है, आप लोग वहां से उसे जाकर के देख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए, झूठ कहानी में 8 नंबर का प्रश्न है, झूठ कहानी में आपको किस पात्र ने सबसे अधिक प्रभावित किया था। तो देखिए, कथानायक लेखक आनंद का चरित्र उपन्यास नूस के इस अंश में सर्वाधिक प्रभावित करता है। तो ये किस प्रभावित करता है, तो किस प्रकार से करता है वो मैंने यहाँ पे लिख दिया है। आप लोग इसको एक बार स्क्रीनशॉट लेके पढ़ लीजिए, जो वीडियो लोग के पढ़ लीजिए, ठीक है ना। वीडियो लंबा हो रहा है, पीडीएफ दे देंगे आज, आपको पीडीएफ मिल जाएगा, सारा हिंदी का पीडीएफ मिल जाएगा, ठीक है ना, उसको पढ़ लीजिएगा। उसके बाद देखिए आपका है, एने ने अपनी डायरी एक निर्जीव गुड़िया किट्टी को संबोधित करते हुए क्यों लिखी है। तो देखिए, एने ने अपनी डायरी 2 वर्ष के लिए गुप्तवास के दौरान लिखी है, जब वहां पे युद्ध चल रहा था, द्वितीय विश्व युद्ध समय, ठीक ना। इस दौर में उसका संपर्क केवल वान दान दंपति पीटर मी डेसेल और अपने माता पिता एवं बहन से था। इन सातों में ऐसा कोई नहीं था जिसके सामने वह अपनी भावनाओं उधर मुक्त होकर बतला सके। अभाव में उसने निर्जीव गुड़िया किट्टी को ने पूरी की, मतलब किट्टी को वह बताते हैं। वास्तव में उसने किट्टी के बहाने स्वयं से बातें करती हुई यह डायरी लिखी है। अपनी कमजोरियों और खामियां यानी की अपेक्षा वह खुद बेहतर जानती है, इसलिए डायरी लेखन में यह शैली सबसे उसने अपनाया है प्यारे बच्चों। तो कैसे अपनाया है मैंने सारा आपको यहाँ पे आंसर बता दिया। तो आपका हिंदी कोर का पूरे 5 सेट कंप्लीट हो गया है। अब प्रयास करेंगे हिंदी कोर का, ठीक, हिंदी इलेक्टिव का, ठीक है। उसके बाद हम लोग डेली आपको टर्म 1 के सिलेबस पर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का प्रैक्टिस करवाएंगे, उससे आप लोग जरूर देखिएगा। तो चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिए और दोस्तों में शेयर जरूर करिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।